अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये सेकंड लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं। आज हम यहाँ से शुरू करते हैं अ साइंस और एन आर्ट। अब इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है या एक आर्ट्स है? अब इनको देखने से पहले कि इकोनॉमिक्स क्या है, हम देखते हैं कि साइंस क्या होती है और आर्ट्स क्या होती है। वो पहले बताता है इन इट्स मेथोडोलॉजी इकोनॉमिक्स बिहेव एज अ साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट्स। लेकिन अब ये साइंस और आर्ट्स है क्या? आपको बताना शुरू करता हूँ कि आप अगर अपनी 9th 10th इस साइंस को देखें जो 8th में हम पढ़ते थे, उसमें क्या था कि कुछ लॉज थे, वो वैसे ही एप्लीकेबल होते थे जैसे यहाँ पे होते हैं वैसे कहीं और होते हैं। मतलब कि वो यूनिवर्सल लॉज हैं जो कि कहीं भी बैठ के उनको अप्लाई किया जाए तो वो एक ही तरीके से अप्लाई होंगे। जैसे साइबेरिया की बर्फ के ऊपर बैठकर भी अगर हम 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलाएं तो पानी बनेगा। यही चीज़ हम अगर दुबई के रेगिस्तानों में ले जाएं, वहां पे जाके हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलाएं और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलाएं तो पानी बनेगा। ये लॉज जहाँ पे हों और स्ट्रिक्ट लॉज हों जिनमें कोई रद्दोबदल ना आ सकता हो, वो चीज़ हम पढ़ते हैं साइंस में। और आर्ट्स क्या होती है? साइंस में हम इस तरह कहते हैं कि थ्योरेटिकल चीज होती है। आर्ट्स में क्या होता है? अब आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आर्ट्स क्या है? जो चीज हम हाथ से उसको प्रैक्टिकल करें वो आर्ट्स कहलाती है। अब वो कहता है कि इकोनॉमिक्स बिहेव्स एज अ साइंस इन इट्स एप्लीकेशन। कैसे एप्लीकेशन? इसमें लॉज हैं। वो लॉज यूनिवर्सल भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इकोनॉमिक्स की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ लॉज हैं जो यहाँ पे अप्लाई होंगे, कुछ वहाँ पे अप्लाई होंगे। इस तरह के लॉज हैं जो कुछ यूनिवर्सल भी हो सकते हैं लेकिन अंडर सम कंडीशंस अप्लाइड, उनको कहते हैं अजम्पशंस। लेकिन वो हम इससे आगे जाके पढ़ेंगे कि अजम्पशंस बेसिकली होती क्या हैं। अब वो कहता है इट्स आर्ट इट बिकॉज कहते हैं इट इज सो बिकॉज इट हैज बोथ एस्पेक्ट्स थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल आपको साइंस की तरफ लेके जाता है और प्रैक्टिकल आपको आर्ट्स की तरफ लेके जाता है। साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ascertainable by observations and experiment। अब वो क्या कहता है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वो नॉलेज जो आपके पास आता है, जो कुछ आप सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं? ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट से। इस चीज को हम देखते हैं कि हम निकलते हैं, हमने देखा कि हाँ इस बंदे ने मेरे सामने 2 ऑक्सीजन के आइटम मिलाए और 2 हाइड्रोजन के आइटम्स मिलाए और 1 ऑक्सीजन का आइटम मिलाया और पानी बना लिया। ये चीज हमने कर ली, इसको कितने ऑब्जर्व किया। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया, खुद करके देखा। Science does not simply represent a collection of facts, rather the facts are arranged in a way that they speak for themselves। अब ये देखें, मैं किसी को इस चीज़ का कहते हैं यकीन दिला रहा हूँ कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलाएं और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलाएं तो पानी बनता है। अगला मेरी बात नहीं मान रहा, तो क्या मैं हार जाऊंगा इस चीज़ में? नहीं, मैं उसे करके दिखा दूंगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है। ये मेरे या किसी के कहने से नहीं हुआ, ये फैक्ट खुद के लिए बोलता है। जब इसे अप्लाई करके दिखाया जाता है तो ये लोगों को समझ आती है कि हाँ हमारी आंखों के सामने ये हो रहा है। that says laws are established based on facts। ये फैक्ट्स पे लॉज एस्टेब्लिश होते हैं, लेकिन इनकी एप्लीकेशन जब होती है तो लोगों को इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि हाँ ये कहते हैं अप्लाई हो रहा है मेरे सामने, तो इट इज समथिंग। इकोनॉमिस्ट कलेक्ट्स हिज फैक्ट्स, एनालाइजेस देम, क्लासिफाइज देम एंड देन डिस्कवर्स जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग दीज फैक्ट्स। वो कहते हैं कि अब हमने पढ़ा था साइंस ऑफ मैनकाइंड पढ़ा था, कहीं पे हमने ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा था। ये सारी चीज़ें क्या थी? एक इकोनॉमिस्ट ने एक चीज़ होती हुई देखी, उसने देखा कि अगर आपकी प्राइस बढ़ जाए तो लोग इस चीज़ को कम खरीदते हैं। उसने कहा ठीक है, ये एक फैक्ट है कि प्राइस जब बढ़ जाती है तो लोगों की जो हैसियत है उससे बाहर की हो जाती है, तो वो उस चीज़ को कम खरीदते हैं। उसने इसको सोचा कि क्या ऐसा हर जगह होता है? और फिर उसके बाद उसने इस चीज़ को मुख्तलिफ जगह अप्लाई करके देखना शुरू किया कि हाँ वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता।
और उसके बाद जब ऐसा उसने पाया कि ऐसा ही हर जगह होता है, जिसके पास पैसे नहीं होते वो नहीं खरीदता, जिसके पास पैसे होते हैं वो खरीद लेता है, तो ऐसा होता है। फिर उसने एक लॉ बना लिया। उसके बाद वो कहता है बट व्हेन व्यूड फ्रॉम एन अदर एंगल इट सेज इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट इट कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स लाइक एनी अदर नेचुरल साइंस। अब वो कहता है कि मैं आज बैठ के इस चीज़ को अगर आपको बताना शुरू करूं कि आज मैं कल 2 हाइड्रोजन के आइटम्स मिलाऊंगा और 1 ऑक्सीजन का आइटम मिलाऊंगा तो पानी बनेगा, मैं ये तो कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कल प्राइस कम होगी तो कहते हैं लोग ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, या कल प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग कम खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पे बेस करती है ये सारी की सारी इकोनॉमिक्स, और तो इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? दुनिया में एक ही चीज़ है जो कि सर्टेन है, और वो ये है कि हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। उसके अलावा इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि मैं 1 और सेकंड भी जिंदा रहूंगा या नहीं जिंदा रहूंगा। क्या पता कल प्राइसेस बढ़ सकें, ना बढ़ सकें, कम हो जाएं, तो इस चीज़ को देखा भी नहीं जा सकता। तो इस वजह से इस चीज़ को प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकता। कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री कितने हैं की तरह अगर हम इस चीज़ को सोचें कि हाँ हम आज एक चीज़ सोचते हैं कल इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो वह 100% ऐसे ही होगी। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं हो सकता। साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इनमें हो सकेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में नहीं हो सकता। वो कहता है क्यों नहीं हो सकता? दिस इज बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज अ फंडामेंटल एलिमेंट इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैन इज इंडोर्ड विद अ फ्रीडम ऑफ विल। मुझे ये लॉ है कि अगर प्राइस कम हो जाती है तो लोग उस चीज़ को ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं। प्राइस कम हो गई और लोगों ने उस चीज़ को नहीं ख़रीदा। क्यों नहीं ख़रीदा? विल पावर है, अपनी अपनी फ्री विल है। इस चीज़ को एक्सरसाइज करते हुए, फ्रीडम ऑफ विल को एक्सरसाइज करते हुए हमने उस चीज़ को नहीं ख़रीदा। तो कोई हमें नहीं कह सकता कि आप इस चीज़ को ख़रीदें जब तक हम नहीं चाहेंगे। तो ये कह रहा है प्रिडिक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर is a tough ask. So summing up it all together, we can say that economics is both science and art. Science in its methodology and arts in its application. Methodology मतलब कि एक लॉ बना दिया गया है, और एक साइकोलॉजी को कितने सोच कर एक लॉ बनाया है कि अगर प्राइस बढ़ जाती है तो लोग कम खरीदेंगे। लेकिन जब उसको अप्लाई करेंगे तो वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। तो इस चीज़ को अगर ऐसे लेकर चला जाए कि हाँ साइंस ही है या सिर्फ आर्ट्स है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो इसके लॉज हैं वो आते हैं साइंस में, और जब इन लॉज पे एप्लीकेशन की जाती है, जब इन लॉज को अप्लाई किया जाता है एक नॉर्मल जिंदगी में, तो वो आर्ट्स कहलाती हैं। अब इसके नीचे वो अगली चीज़ बताता है, अ पॉजिटिव साइंस और अ नॉर्मेटिव साइंस। अब साइंस की 2 किस्में हैं, एक पॉजिटिव है, एक नॉर्मेटिव है। पॉजिटिव जो कि 100%, जो कि एक्चुअल फैक्ट्स पे बेस्ड है कि ऐसा है तो ऐसा है ही। जैसे 2 हाइड्रोजन के आइटम्स मिलाएं, 1 ऑक्सीजन का आइटम मिलाएं तो पानी बनेगा और बनेगा ही। ये नहीं कोई कह सकता कि हाँ बन जाएगा, लेकिन बनना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? भी बनेगा और बनेगा, बस खत्म। जैसे वो कहता है पॉजिटिव साइंस डिस्कसेस व्हाट इज एंड अ नॉर्मेटिव साइंस टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इस चीज़ के दरमियान फ़र्क कर दूं। कुछ बच्चों को शुड और ऑट के दरमियान का डिफरेंस नहीं पता होता। शुड तब आता है, सारे यही कहते हैं कि चाहिए वाला जुमला आए तो दरमियान में शुड आता है या ऑट आता है। दोनों का मतलब एक ही बनता है, लेकिन इसकी इन डेप्थ अगर जाएं तो शुड इखलाकी तौर पे कोई चीज़ होनी चाहिए तो शुड आता है, और अगर कोई असूली तौर पे बात हो तो वो ऑट आता है। जैसा कि अगर आप इशारा बंद है तो यू ऑट टू स्टॉप, लेकिन अगर इशारा खुला है और कोई बुजुर्ग सड़क पार करना चाह रहे हैं तो यू शुड स्टॉप। ठीक है। अब वो कहता है नॉर्मेटिव साइंस टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे है कि इकोनॉमिक्स में वो बताते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं कि क्या है। ठीक है। अब वो एंड में सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि ये दोनों हैं, नॉर्मेटिव भी है और पॉजिटिव साइंस भी है। अब आपको बताते हैं कैसे। कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट्स पे बेस करती हैं। फैक्ट्स पे बेस करती हैं मतलब कि वो जैसी कल थी वैसी ही आज होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें डिफरेंस आ जाता है।
जैसा कि वो कहता है शुड चेंजेस बी मेड to a tax legislation that would be benefit the healthy more than the poor। अब ये चीज़ें अखलाकी तौर पे आ जाती हैं, ये चीज़ें कदरों में आ जाती हैं। ये चीज़ें जब कदरों में आती हैं तो उसके बाद इन चीज़ों पे असूल बनता है और वो उस असूल की वजह से इस ought का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। पॉजिटिव साइंस है, पॉजिटिव साइंस कहती है कि चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाएं तो लोग कम खरीदेंगे, चीज़ों की प्राइसेस कम हो जाएं तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। लेकिन वो फिर के पूछता है कि क्या ऐसा होना चाहिए? क्या चीज़ों की प्राइस ज़्यादा कर देनी चाहिए? क्या ज़्यादा नहीं करनी चाहिए? क्या आप अगर टैक्स लगाएंगे तो कौन पिसेगा ज़्यादा? क्या आपका एक अमीर इंसान पिसेगा या आपका एक गरीब इंसान पिसेगा? इस चीज़ को देखना चाहिए और उसके बाद ये कितने फैसला ये लॉ में लिख दिया जाता है कि आपने कौन सा टैक्स लगाना है। 3 किस्म के टैक्स आते हैं, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। कुछ में अमीरों को फ़ायदा होता है, कुछ में गरीबों को फ़ायदा होता है और इसलिए इसमें ऐसा नहीं है कि अमीरों को फ़ायदा दे रही हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर अमीरों को फ़ायदा हो रहा है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ज़ालिम है। कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर टैक्स इसलिए लगाया जाता है ताकि गरीबों को नुकसान हो तो वो उस चीज़ को छोड़ दें। जैसे सिगरेट है, उसके ऊपर ऐसा टैक्स लगता है कि वो अमीरों को तो फ़ायदा दे देगा, गरीबों को नुकसान देगा। तो इस चीज़ के लिए गरीबों से ये चीज़ दूर रखी जाती है ताकि वो जितना पैसा है ऐसी चीज़ों पे खर्च ना करें और अपने ऊपर खर्च करके थोड़ी अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर करें। तो ये चीज़ है। पॉजिटिव साइंस आपको इन शॉर्ट बताती है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, जैसा कि टैक्स लगने चाहिए। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस आपको बताती है कि कैसा होना चाहिए, कौन सा टैक्स लगना चाहिए, क्या टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपसे कॉन्सेप्चुअल भी पूछी जा सकती है, ये चीज़ आपसे थ्योरेटिकली भी पूछी जा सकती है। इसलिए आपने इस चीज़ को आई कैप की बुक से ज़रूर पढ़ना है, जहाँ पे मसला है आपने पूछना है। ये कहते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन इस चीज़ को समझ के आप इसे अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। ये उन टॉपिक्स में से नहीं आता जिनमें आपने सिर्फ आई कैप की वर्डिंग को लिखना है, लेकिन आप आई कैप की वर्डिंग को एक दफ़ा पढ़ लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह की वर्डिंग आई कैप ने यूज़ की है। तो कौन कौन से टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनको वो अपने पेपर के अंदर तलाश करेगा। जैसा कि यहाँ पे आता है साइंस, ये कितने इकोनॉमिक्स बिहेव एज साइंस एंड इन कितने मेथडोलॉजी, ये मेथडोलॉजी का लफ्ज़ है। यहाँ पे वो अपने कितने आंसर के अंदर वो इस मेथडोलॉजी का लफ्ज़ साइंस के साथ तलाश करेगा। आर्ट्स के साथ वो एप्लीकेशन का लफ्ज़ ट्राई कितने अपने कितने पेपर के अंदर ढूंढेगा आपके। साइंस अगर वो पूछता है कि साइंस क्या है तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये दो कितने तीन लफ्ज़, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज असरटेनेबल बाय ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये आपने ज़रूर लिखना है। इसके अलावा फैक्ट्स एंड कितने हैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, साइंस के साथ ये आपने लिखना है कि डज नॉट सिंपली रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ज़रूर लिखना है। उसके बाद आप बेशक लिख सकते हैं कि कितने इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, रादर इट इज़ थियोरेटिकल and it focuses more on the theory uh, rather than what it should be and how it is applicable on the society। उसके बाद जब ये आ जाता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस, ये थोड़ा कम पूछता है लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपकी बेस चलेगी इकोनॉमिक्स की। यहाँ पे वो अगर आपसे पूछता है तो उस चीज़ को आप आसान अल्फाज में अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। ये चीज़ आपने ज़रूर लिखनी है, इकोनॉमिक्स डिस्कसेस व्हाट कितने पॉजिटिव साइंस डिस्कसेस व्हाट इज एंड अ नॉर्मेटिव साइंस टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी, इतनी चीज़ आपने ज़रूर लिखनी है। राइट और रॉन्ग के बारे में आप बेशक ना लिखें, पॉजिटिव साइंस डिस्क्राइब एंड नॉर्मेटिव साइंस इवेलुएट्स, ये आप बेशक ना लिखें, लेकिन ये पहली दो लाइनें जो हैं थिंक तक, ये आपने ज़रूर लिखनी है। और पॉजिटिव कितने हैं इकोनॉमिक्स deals with factual questions such as understanding of why engineers are paid more than the cleaners, ये चीज़ आपने लिखनी है। ये चीज़ आपने लिखनी नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है, आपने सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस तक लिखना है। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि वाई, आप लॉ ऑफ डिमांड आगे पढ़ेंगे तो आपको वो अच्छी तरीके से आता होगा। आपने बेशक इस चीज़ को छोड़कर तो आप उनकी एग्जांपल्स दे सकते हैं कि व्हाई डज द डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस। यहाँ पे कमोडिटी आपके लिए पहली दफ़ा आपने सुना है, तो मैं आपको कमोडिटी के बारे में बताता चलूँ कि कमोडिटी क्या होती है।
एक क्लास है, एक क्लासरूम है, वहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए हैं, बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं, फीमेल कम्युनिटी भी है, मेल कम्युनिटी भी है। तो वहाँ पर जाके टीचर्स अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टूडेंट्स कहता है, वो बच्चे नहीं कहता, वो बच्चियाँ नहीं कहता, वो स्टूडेंट्स कहता है। इसका मतलब है बच्चे और बच्चियों को आपस में मिला दिया जाए तो वो आपकी एक स्टूडेंट कम्युनिटी बनती है। इसी तरीके से हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, गुड्स और सर्विसेज। इन गुड्स और सर्विसेज को अगर मिलाकर पढ़ा जाए तो इसको हम कहते हैं कमोडिटी। चलो, ये आपका टॉपिक जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको आना ज़रूर चाहिए, एग्जामिनर पूछ सकता है। इसके बाद पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ा जाता है, इसको इसकी ज़रूरत क्या पेश आई। ये कहते हैं थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो हम इसको आराम आराम से पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बेस बताता चलूँ। इकोनॉमिक्स के अंदर 4 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना आता है, इन्फ्लेशन को डिक्रीज करना आता है, आपका कितने जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाना आता है, एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना आता है। इस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। तो कितने 4 सबसे बड़े जो इसके इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेसिक तौर पे कि इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्यों पेश आई और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। हम आई कैप की बुक से पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि आई कैप की बुक में क्या लिखा है। इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। चॉइसेस क्या मतलब है इस चीज़ का, हमने लाइनल रॉबिन्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स। ये जो रिलेशनशिप था एंड्स और स्केर्स मीन्स का, इस पे हमने पढ़ा था कि अगर इंसान के पास पैसे कम हों तो उसने या तो अब यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास अगर 100 रुपीज़ हैं, मैं या तो उससे एक किताब ले सकता हूँ या मैं उससे 1 किलो सेब ले सकता हूँ। अब इन दो चीज़ों में जब मैंने चॉइस करनी है, मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो मैं एक चीज़ ले सकता हूँ, तो मैं कौन सी चीज़ लूँगा, इस चीज़ की चॉइस इकोनॉमिक्स में की जाती है, क्योंकि हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं। हम अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। वो कैसे करेंगे, वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। वो बताता है इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द इम्पैक्ट दीज चॉइसेस हैव ऑन अस। अब या अगर मैं लूँ 1 किलो सेब ले लूँ, मैं खा के हेल्दी हो सकता हूँ, या अगर मैं वो एक किताब ले लूँ, मैं उस किताब को पढ़ लूँ तो मेरे अंदर नॉलेज आ सकता है। अब ये दो इम्पैक्ट्स हैं जो इन दो अलग अलग चॉइसेस के हमारे ऊपर होंगे। इट कनेक्ट्स अस टू ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स फ्रॉम आवर डिसीजन दैट वी मेक ऑन इंडिविजुअल बेसिस टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट एंड फर्म्स। वो कहता है कि इन कितने डिसीजन मेकिंग का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ हमारे ऊपर नहीं होता, वो दूसरों पर भी होता है। जैसा कि अगर मैं किताब को छोड़ के सेब को खरीदना शुरू करूं, तो इससे वो सेब बेचने वाले पे भी फर्क पड़ेगा कि उसका पैसे आएंगे, वो जिससे सेब लेता है उसको भी फर्क पड़ेगा, मैंने जिस बंदे से किताब नहीं ली उसको भी फर्क पड़ेगा कि उसकी इनकम कम हो, कितने उसकी इनकम में इजाफा नहीं हुआ। इस तरीके से जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाएंगे, वो चाहे जो मर्जी हो, उससे कितने किसी ना किसी पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का कि ये इस डिसीजन को लेने से क्या क्या कुछ हुआ है। वो फर्म्स पे पड़ सकता है, वो गवर्नमेंट पे पड़ सकता है। क्यों, कोई प्रोजेक्ट था, वो नहीं हुआ, हमने कुछ और कर लिया, उस प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट को फ़ायदा हो सकता था, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता था, उस प्रोजेक्ट को हमने नहीं किया, उस गवर्नमेंट पे भी फ़र्क पड़ सकता है। या कहते हैं उस प्रोजेक्ट से, उस कंपनी से अगर ज़्यादा टैक्स आना था, अगर वो प्रोजेक्ट मिल जाता, उसकी इनकम ज़्यादा हो जाती, उसका टैक्स गवर्नमेंट को जाना था, वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं गया, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। यूजिंग इकोनॉमिक अप्रोच while making decisions help us make better choices। हम इस चीज़ को सामने रखें कि अगर हम इकोनॉमिक के लॉज जो हैं उनके मुताबिक अपनी चॉइसेस को मोल्ड कर दें,
तो उससे हमारा क्या असर पड़ेगा इस चीज़ पे, हमारी इकोनॉमिक डिसीजंस बेहतर होंगे, हमारी डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी। अब जैसे लोग कहते हैं, लॉ में आपको काफ़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ, जब प्राइस कम हो जाती है, जब प्राइस बढ़ जाती है तो लोग उस चीज़ को कम खरीदते हैं। अगर लोग फिर भी उस चीज़ को खरीदते रहें तो वही होता है जो आजकल हमारे साथ कोरोना वायरस के वक्त हुआ है। लोगों ने बहुत ज़्यादा बेचने कितने खरीदने कितने ईद पे शॉपिंग की है। अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल वैसे ही कंपनीज ने बढ़ा दिया है क्योंकि उनको उनके पास सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं है। तो इस वजह से अब लोग जो हैं अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं और गरीब तबका गरीब से गरीब तर होता जा रहा है क्योंकि वो अपने पैसे लगा चुका है, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं है खर्चने के लिए अपने ऊपर या अपनी फैमिली पे। आगे कहते हैं, दिस सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हैज ग्रोन फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स to substantial branches and wider scope, with economists today finding ways to reduce unemployment, inflation and improving their understanding of global economic trends and international trades। ये काफ़ी ये कहते हैं मुश्किल लाइन है। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि कहते हैं इकोनॉमिक्स हैज़ कम अ लॉन्ग वे from where it started, and now it has grown its scope and covers many branches and many topics that occur in our society and in our economy। यहाँ पे वो क्या कहता है कि हमारी जो इकोनॉमिक्स थी वो साइंस ऑफ वेल्थ, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, यहाँ से लेकर अब वो काफ़ी आगे आ चुकी हुई है। उसने हमारी इंटरनेशनल ट्रेड को भी इन्फ्लुएंस किया है। हमारे जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, तो चाहे अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, या आपके बिजनेस के डिसीजन पीएमबीएस हो, या आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, वो इकोनॉमिक्स से गुजर कर जाता है। ये इकोनॉमिक्स उस सब की बेस बनता है। मतलब हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कैश टू कैपिटल, कैपिटल लगा दिया, लेकिन उस कैपिटल लगाने के पीछे जो डिसीजन मेकिंग थी वो इकोनॉमिक्स की बेस पे थी। हम पढ़ते हैं कि कितने टेक ओवर किया, कंसोलिडेशन हुई, कुछ लोग जो FR2 पढ़ रहे हैं उन्हें कंसोलिडेशन का पता है, कोई दो कंपनीज आपस में मिल गई, हमने इसकी अकाउंटिंग कर ली, लेकिन इसके पीछे भी इकोनॉमिक्स का हाथ है। हमें पता हो या हमें ना पता हो, हम सुबह सुबह उठते हैं, उठ के हम सबसे पहला डिसीजन करते हैं कि हमने नाश्ते में क्या खाना है। इस नाश्ते में क्या खाने का डिसीजन है वो इस चीज़ पे बेस किया जाता है कि हमारे पास क्या है। मतलब कि वही चीज़, अगर तो बंदे के पास सब कुछ हो तो बंदा सब कुछ खा सकता है नाश्ते में, लेकिन उसके पास लिमिटेशंस आ जाती हैं कि जितना वो खा सकता है सिर्फ उतना ही खा सकता है, प्लस वो वही चीज़ खा सकता है जो उसके घर में पड़ी हुई है। तो यहाँ पे भी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। तो हम चाहें या ना चाहें, हम जानते हो इस चीज़ को या ना जानते हो, हम इकोनॉमिक्स के प्रोसेसेस से गुजर कर अपना हर काम करते हैं। उसके बाद लिखा है, फ्रॉम गेनिंग नॉलेज अबाउट इंडिविजुअल आउटपुट और स्ट्रेसिंग ऑन ओवरऑल इकोनॉमी output, it all comes to the basic question, what is the purpose of economics। ये कहता है कि हम इस चीज़ को सोचें, हम इस चीज़ को पढ़ें, या कहते हैं हम इस चीज़ को खुद पे अप्लाई करें या इकोनॉमी में अप्लाई करें या कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहली चीज़ आती है कि इकोनॉमिक्स को हम सोचें ही क्यों। मतलब एक इकोनॉमिक्स ऐसा लफ्ज़ क्या है कि इकोनॉमिक्स में है क्या ऐसी चीज़ जो हम इसके बारे में सोचें भी। तो वो कहता है कि सैमुअलसन और ये नोडहस, ये कहते हैं उस ज़माने के कुछ मशहूर लोग थे। इन्होंने कहा, द अल्टीमेट गोल ऑफ इकोनॉमिक साइंस इज टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल इन देयर एवरीडे लाइव्स। अब आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, वो भी यही होता है। उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स का सबसे पहला और सबसे वाइटल और सबसे अहम जो उसकी कहते हैं मकसद है, वो ये है कि लोगों का रहन सहन बेहतर कर दिया जाए। अब क्या मतलब आता है इसका, अगर रिसोर्सेज की लिमिटेशन ना होती तो आज सबके गिराज में मर्सिडीज खड़ी होती, सबके गिराज में फरारी खड़ी होती, सब कोई सोने का निवाला खा रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो उस चीज़ को हमने बेस बनाना है कि अगर हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं तो उन कम रिसोर्सेज में बेहतर से बेहतर ज़िंदगी को कैसे जिया जा सकता है, एक
और ज़्यादा रिसोर्सेज को कहाँ से लाया जा सकता है कि हम अपनी इस रहन सहन का जो तरीका है इसको और बेहतर बना सकें। क्यों? क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि हाँ मेरे पास फरारी है लेकिन मैंने मेहरान लेनी है, और मैंने फरारी बेच के मेहरान लेनी है। कोई इस चीज़ को नहीं चाहता। सब कहते हैं कि मेरे पास मेहरान है, मैं इससे एक कदम आगे जाऊं। कोई एक कदम पीछे जाने की कोशिश नहीं करता। तो इसीलिए हर कोई अपना रहन सहन, अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको इंक्रीज, उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में है। और यहाँ पर आपकी इकोनॉमिक्स आती है जो आपको इस चीज़ में हेल्प करती है। उसके बाद आता है ऑल कंट्रीज एम टू इंक्रीज देयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ेंगे। और नेशनल इनकम का चैप्टर हम तब पढ़ेंगे जब हमने एक सब्सटेंशियल एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स कवर कर लिया होगा। तो इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। इस चीज़ को हमने एज इट इज़ छोड़ना नहीं है कि इम्पोर्टेंस क्या होती है। ये आप सबको इकोनॉमिक्स का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये टॉपिक है। इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन ये आपको बताती है कि अगर आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं, अब ये चीज़ सर्टिफिकेशन और डिग्री में ये फ़र्क होता है कि डिग्री के अंदर ओवरऑल सारी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी पढ़ा दी जाती है, एक वहाँ पे कोर्स आउटलाइन को मैच किया जाता है। लेकिन हमारी सीए की सर्टिफिकेशन है, यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ पढ़ाई जाती है जिसकी हमें ज़रूरत है और उतनी पढ़ाई जाती है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ने की क्या ज़रूरत पेश आई वो यहाँ पे बताया गया है। वो कहता है कि इंक्रीज करना है जीडीपी को। जीडीपी क्या होता है ये हम आगे जाके देखेंगे। इनकम इंक्रीज करनी चाहिए। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर होना चाहिए। और लिविंग स्टैंडर्ड तभी बेहतर होगा जब हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे। और हमारे पास पैसे दो तरीके से ज़्यादा आते हैं, एक आपकी सैलरी बढ़ जाए, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी कहते हैं प्रॉफिट बढ़ जाए। वो कहता है alongside the aforementioned following are the other goals of economics। चार बड़े हैं लेकिन यहाँ पे पांच लिखे हैं। तो जैसा कि आपको बताया है आई कैप, उसी की बुक को हमने फॉलो करना है। वो अगर पूछे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं तो हमने ये सारे लिख देने हैं। यहाँ पे कितने हैं, एक को छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन वो कौन से वो मैं आपको बताता हूँ। लोअर द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करना है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। और मैंने आपको बताया था लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर हो जाएंगे। टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड अवॉइड रैपिड फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस। रैपिड फ्लक्चुएशन का क्या मतलब है, मैं आपको कितने एग्जांपल देकर बताता हूँ। हमारे एक मामू हैं, उन्होंने वो टेम्परेचर गन ये कुछ दिनों पहले ली। कुछ दिनों पहले नहीं, एक दो कितने हैं महीने हो गए इस चीज़ को। उन्होंने इस चीज़ ने कितने हैं अपने ऑफिस के गार्ड के लिए एक टेम्परेचर गन ली, और वो लेके वापस आए। आके उन्होंने अपने मैनेजर को बताया कि ये गन इतने की है। जब उसने मैनेजर ने सुना कि ये गन इतने की है, उसने कहा कि आप दो गन्स और लें। अब इतनी सी देर थी, बहुत मुश्किल है आधा घंटा गुजरा होगा। ये कहते हैं गन लेकर अपने मैनेजर के पास गए और वापस उसकी दुकान पे गए गन लेने के लिए, तो प्राइसेस 400% इंक्रीज कर गई थी। अब ये किस वजह से हुआ, प्राइस की स्टेबिलिटी नहीं है। और प्राइस की स्टेबिलिटी कहाँ नहीं होती, जहाँ पर अदम इस्तेहकाम होता है, जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होती, पॉलिटिकल नहीं होती, इन्वायरमेंटल नहीं होती। और यहाँ पे आजकल कोविड-19 की वजह से किसी चीज़ की स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसने प्राइस की स्टेबिलिटी को भी हिला के रख दिया है। बिल्कुल स्टेबल नहीं है प्राइसेस आजकल। उसके बाद कहता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विच मीन प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट। हमने चॉइसेस में पढ़ा था मैक्सिमम कितने हमने अपनी लिमिटेड कितने रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है। अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करेंगे इसका मतलब है जितनी भी वांट्स पूरी कर सकते हैं वो हम कर लें। और जितनी भी वांट्स हम पूरी कर सकते हैं ये उसी सूरत में होगा जब हम इस चीज़ को सोचें कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हम उनको अच्छे तरीके से एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करेंगे और उनको वेस्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ जब हम सोचेंगे तो वहाँ पे आएगा मिनिमम इनपुट के साथ। इनपुट कहते हैं किस चीज़ को लगाना, यहाँ पे इनपुट आप रिसोर्सेज को कह सकते हैं और आउटपुट अपनी वांट्स को कह सकते हैं। आगे वो कहता है दैट कैन बी अचीव्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। कैसे, एक कहते हैं लोग हाथ से काम करें तो उनको तनख्वाह ज़्यादा देनी पड़ती है। वहीं एक मशीन ले लें
लोगों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें तनख्वाह देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एक टाइम की इन्वेस्टमेंट होगी और मैक्सिमम आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे टेक्नोलॉजी ने इन जो रिसोर्सेज हैं उनके वेस्टेज को रोक दिया है। उसके बाद क्या लिखा है, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दैट इज सोशली एक्सेप्टेबल एंड डिटर्मिनिंग द बेस्ट रूट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस in such a manner that the resources are utilized efficiently and sustainable development in the long run। ये है आपकी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की इंग्लिश। इस चीज़ को छोड़ दें आप ये देखें एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल मतलब कि एक मसावी, लोगों के पास इक्वल तरीके से। अब यहाँ पे इक्वल नहीं लिखा, लेकिन इक्वल तरीके से। कैसे इक्वल तरीके से? कोई काम कम करता है उसे उसके हिसाब से इनकम दी जाए, कोई काम ज़्यादा करता है उसे उसके हिसाब से इनकम दी जाए। जो जितना काम करे उसके हिसाब से उसे इंसाफ के तौर पर उसे अच्छी इनकम दी जाए, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो। ये नहीं कि आपका एक 14 घंटे एक बंदा काम करता है दिन में और आप उस चीज़ को समझें कि हाँ इसने बहुत कम काम किया है, हम उस बंदे को तनख्वाह ज़्यादा देंगे जो 20 घंटे काम करेगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सोशली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, जिसको हम आजकल अपनी आम जुबान में मिनिमम वेज रेट कहते हैं, कि इससे कम पे एक इंसान काम नहीं करेगा। वो आपका सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लोग इस चीज़ को माने। लेकिन आगे जाके आप इस चीज़ की एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे, आप इस चीज़ को देखेंगे कि कहीं कहीं ये अप्लाई नहीं होता, जो सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ है, लेकिन फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वो क्यों करते हैं वो आगे जाके देखेंगे। एंड डिटर्मिनिंग बेस्ट रूट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। बेस्ट रूट ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस का क्या मतलब है? किस किस मोड़ से गुजर कर एक इकोनॉमी अपनी अरूज को पहुंचती है। अब ये अरूज को कैसे इकोनॉमी पहुंचती है, उस चीज़ को भी हम आगे जाके देखेंगे जब हम कॉस्ट का चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि कुछ डिसीजंस होते हैं जो कि लिए जाते हैं, जिनकी बेसिस पे हम इस चीज़ को डिटरमिन करते हैं कि हम रिसोर्सेज कितने लगाएंगे, किस तरह लगाएंगे। उसके बाद कहता है डेवलप इकोनॉमिक फ्रीडम एंड वेलफेयर बाय क्रिएटिंग पॉलिसीज दैट प्रोवाइड पीपल विद मोर चॉइसेस एंड सोशल वेलफेयर। ये कहते हैं चीज़ आप यहाँ पे आते हैं कुछ लॉज। अगर किसी ने BMBS पढ़ा है तो उसने वो लेबर लॉज वगैरह पढ़े होंगे। इस तरह की चीज़ें कुछ आती हैं जो कि लोगों की हेल्प करती हैं, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं कि वो अपनी ये कहते हैं उनको यूज़ ना किया जा सके। जैसे लेबर लॉज हैं, वहाँ पे मिनिमम वेज रेट लिखा हुआ है। अब कोई 5 रुपये पर डे के हिसाब से काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ को रोक देगी। इन चीज़ों से पॉलिसी में बेहतरी आती है, लोगों में बेहतरी आती है, लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और उनके पास ज़्यादा चॉइसेस आ जाती हैं। ज़्यादा चॉइसेस कैसे? जैसा कि अगर आप इस चीज़ को देखें कि किसी ने एक रिसोर्स अप्लाई कितने यूज़ करना था, वो नहीं कर सका तो वो दूसरे रिसोर्स की तरफ चला जाएगा। अगर वो उसके लिए उसके बारे में जाता है, पहले पानी से बिजली बनाई जाती थी, उसके बाद हवा से बनाने लग गए, क्यों? वो सस्ती थी। उसके बाद अब कूड़े करकट से बनाना शुरू कर देंगे, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल वेस्ट है, उसके अंदर कोई कितने इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, उसके अंदर कोई पैसा नहीं चाहिए। तो इस इकोनॉमिक फ्रीडम, वेलफेयर, वेलफेयर किसे कहते हैं? तो जिससे वही मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज भी मिनिमम यूज़ हों और आपका आउटपुट भी मैक्सिमम हो। इकोनॉमिक फ्रीडम एंड वेलफेयर बाय क्रिएटिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज वही लेबर लॉ जैसे हैं वैसे कोई पॉलिसीज वगैरह, जिनसे आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे कि कितने मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, वो जब वक्त आएगा वहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर आपने इस चीज़ को याद रखना है विद मोर चॉइसेस। मोर चॉइसेस क्या मतलब है? मोर चॉइसेस का हमने ऊपर पढ़ा था लाइनल रॉबिन्स की डेफिनेशन में कि एंड स्केर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब कि आप के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे 100 रुपये में से 1 किलो सेब लिए जा सकते हैं और किताब ली जा सकती है। तो 100 रुपये में से मेरे पास मोर चॉइसेस आ गई हैं, मैं सेब भी ले सकता हूँ, मैं किताब भी ले सकता हूँ। एंड सोशल बेनिफिट्स, यहाँ पे आके आपकी चीज़ ख़त्म होती है जिसको लाइनल रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में कवर नहीं किया था। और वो क्या था? उसने बस बता दिया था, उसने एक जनरल सी डेफिनेशन दे दी थी कि आपकी जो कहते हैं चॉइसेस पे बेस करती है इकोनॉमिक्स, वो चाहे अच्छी चॉइसेस हो बुरी चॉइसेस हो। यहाँ पे वो कहता है, इस चीज़ को काफ़ी रिफाइन किया गया, बहुत से यहाँ पे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया और इस चीज़ को सोचा
कि सिर्फ चॉइसेस को नहीं बना कितने देखना, यहाँ पे इस चीज को भी देखना है कि उन चॉइसेस से आपको फायदा तो हो रहा है, समाज को भी फायदा हो, लोगों को भी फायदा हो। यहाँ पे इसलिए सोशल बेनिफिट की बात की गई। इसके बाद अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जिसका है दी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पर कहते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम को जिसका सोल्यूशन इकोनॉमिक्स करती है। और आपको पता है सोल्यूशन किस चीज़ का इकोनॉमिक्स करती है, जो कितने जिसको हमने पहले लायनल रॉबिन्स की डेफिनेशन में पढ़ा था, स्केर्स मींस अनलिमिटेड वांट्स। यहाँ पे हमारी कितने जो ख्वाहिशात हैं वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो हमने उन अनलिमिटेड वांट्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा करना है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो जहां भी आपके ऐसा हो कि आपके रिसोर्सेज मिनिमम है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और आपके वांट्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू रिसोर्सेज, वहां पे आपकी आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब वो कहता है इंट्रोडक्शन हाउ इकोनॉमिक्स इज स्टडीड, वो देखेंगे। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, दो ब्रांचेस आती हैं वो पढ़ेंगे। पार्टिसिपेंट्स इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी को बनाने में, उसको यूज करने में, उसके अमल पे, सारे एप्लीकेशन में किस किस का हाथ होता है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखेंगे, स्कैर्सिटी ऑफ चॉइसेस देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे। यहाँ पे आपको बता दूं सिलेक्टिव स्टडी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सारे के सारे टॉपिक्स जितने भी हमने ये देखे हैं, ये सब ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स इज इम्पॉर्टेंट। इन तीन अल्फाज को आपने पल्ले से बांध लेना है कि इकोनॉमिक्स इज इम्पॉर्टेंट। ये आपके जीने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके सीए पास करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पहली अटेम्प्ट में सीए इकोनॉमिक्स को पास नहीं करते तो बच्चों की चार चार अटेम्प्ट चली जाती हैं। पहली अटेम्प्ट में इकोनॉमिक्स पास करना इज प्रायोरिटी, इसको पास करना है, इसलिए इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप बेशक हाइफन डाल के या कोई एरो डाल के इज वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें। It is arguably one of the most important disciplines in the world, as it aims to provide guidance on how the scarce resources, economic resources of the world can be allocated to a greater good. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स हो वो इकोनॉमिक्स से गुजर कर जाते हैं। इकोनॉमिक्स से गुजर कर जाने का क्या मतलब है कि उन कितने इकोनॉमिक्स के डिसीजंस की बेस पर उन डिसीजंस को लिया जाता है। कॉस्ट का डिसीजन हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिसीजन हो गया, कोई मर्जर का, टेक ओवर का डिसीजन हो गया, इवन के आपने घर से आलू लेने के लिए बाजार जाना है, उसके अंदर भी इकोनॉमिक्स आती है। The importance of economics is emphasized by the fact that all governments have economic advisors. हर किसी के पास economic advisor है। इस चीज़ को कहते हैं इकोनॉमी को बेहतर किया, कहते हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अगर कमाने लगें तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं जिस वजह से वो कमा नहीं सक रहे। हालांकि इकोनॉमिक एडवाइजर्स ये हैं, इनकी बहुत अहमियत होती है और ये कितने हैं, इनकी एडवाइस पे पूरा मुल्क चलता है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, and that there are articles about the economy on an almost daily basis in all the television news programmers and न्यूज़पेपर्स। आपने सुना होगा कि एक बंदे ने शेयर खरीदे, शाम तक उनकी प्राइसेस कम हो गई वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ भी इकोनॉमिक्स की बेस पे जाती है। और रोज़ एक टैली, जो आपने क्यूएम में पढ़ा होगा, इंडेक्स नंबर, जो कि इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसकी बेस पे इनकी कितने क्लासिफिकेशन होती है, इनकी रैंकिंग होती है, कितने पॉइंट्स गिर गए हैं, कितने पॉइंट्स बढ़ गए हैं, इस चीज़ को, ये सारी की सारी चीज़ इकोनॉमिक्स के थ्रू होती है। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं आई कैप की बुक को पढ़ने का असूल। एक डब्बे में जो चीज़ लिखी हो, ऐसे डब्बे में जो चीज़ लिखी हो वो ज़रूर याद करनी है और ज़्यादा कोशिश करनी है कि वो एज इट इज़ याद करें, कि जो वर्डिंग वहाँ पे लिखी हुई है वही आप पेपर में जाके लिखें। लॉ में आपने 100% यही करना है, यहाँ पे आप 40% भी ये कर लें तो चलेगा, लेकिन लॉ में आपने 100% यही करना है। वो क्या कहता है, द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई पोटेंशियली अनलिमिटेड नीड्स। अब इस चीज़ को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। एलोकेशन कहते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर लगाना। जैसे मेरे पास पैसे हैं,
मैं उनको सेबों पे भी लगा सकता हूँ और मैं उनको किताबों पे भी लगा सकता हूँ। तो एलोकेशन में कहाँ पे उस चीज़ को सर्व करता हूँ। और स्केर्स रिसोर्सेज, मेरे पास जो 100 रुपये हैं वो मेरे पास सिर्फ 100 रुपये हैं, वो मेरे पास लिमिटेड हैं, वो मेरे पास स्केर्स हैं। स्केर्स कहते हैं उस चीज़ को जो लिमिटेड हो, जो कम हो। स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मतलब पूरा करना किसी चीज को, पोटेंशियली अनलिमिटेड नीड्स। पोटेंशियली अनलिमिटेड नीड्स, अब पोटेंशियली के लफ्ज को जरा साइड पे रख के अनलिमिटेड नीड्स की तरफ हम जाते हैं। अनलिमिटेड नीड्स कितने हैं कि कभी ना खत्म होने वाली ख्वाहिशात, हजारों ख्वाहिशें मेरी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो हजारों ख्वाहिशें हैं। और ये ख्वाहिशें ऐसा नहीं है कि एक को पूरा कर लिया जाए तो वो दोबारा नहीं आ सकती। मतलब मुख्तलिफ चॉइसेस तो हैं, मुख्तलिफ ख्वाहिशात तो हैं कि अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं मोटरसाइकिल ले लूँ सॉरी, अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं गाड़ी ले लूँ, अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं बंगला ले लूँ। ये चीज़ें तो आती हैं, लेकिन एक ही ख्वाहिश बार बार भी आ सकती है। जैसे मैंने सुबह नाश्ता किया था, मैं चाहता हूँ कि मैं अब दोबारा कुछ खाऊं। मैं शाम को चाहूँगा कि मैं दोबारा कुछ खाऊं। मैं अगले दिन चाहूँगा कि मैं दोबारा कुछ खाऊं। तो ये चीज़ रिकरिंग भी हो सकती है। अब पोटेंशियली लफ्ज़ जो है, इसकी मैं इंग्लिश की वर्ड कितने हैं यूजेज भी आपको बता देता हूँ साथ। पोटेंशियली वहां आता है जहां पे प्रोबेबिलिटी का चांस हो कि पोटेंशियली अनलिमिटेड नीड्स के जितना देखा गया है ये अनलिमिटेड हो सकती हैं। पोटेंशियली मतलब कि हो सकती हैं, इस कितने इस जुमरे में आता है ये। तो इसके द्वारा हम जरा पढ़ लेते हैं एलोकेशन, उस चीज को लगाना, किस चीज को लगाना, स्केर्स रिसोर्सेज कहाँ पे लगाना। टू सेटिस्फाई, किस चीज को सेटिस्फाई करना, पोटेंशियली अनलिमिटेड नीड्स, वो उन नीड्स को सेटिस्फाई करना जो अनलिमिटेड हो सकती हैं। वो क्या कहता है, इन अ यूटोपियन वर्ल्ड, यूटोपियन वर्ल्ड कहते हैं जिस चीज जिनको इनको इस फ्रेज के बारे में नहीं पता। यूटोपियन वर्ल्ड, यूटोपिया एक ऐसा इमेजिनरी कितने जगह है जहां पे किसी चीज की कमी नहीं है, जहां पे सब कुछ खुशहाल है। In a utopian world, everybody would have everything they ever needed. यानी in a utopian world, in a perfect world जिसे कह सकते हैं हम, वहां पर हर किसी के पास सब कुछ होगा जिस जिस चीज की वो डिजायर करे। उनमें क्या आता है, एवरीथिंग, फूड, वाटर, शेल्टर, कंज्यूमेबल, हॉलीडेज, कंप्यूटर। किसी को काम नहीं करना पड़ेगा, सारे घर बैठ के एंजॉय करेंगे। कोई इस चीज को नहीं सोच रहा होगा कि भाई कल ऑफिस जाना है, नहीं, घर बैठ के सब एंजॉय करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे वो लिखता है, however we do not live in utopia, it is not possible to have everything we desire। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास गाड़ी हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बंगला हो। इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ेगा और मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप यूटोपिया में नहीं रहते। ठीक हो गया? तो आपने मेहनत करनी है। कहीं आपको समझ नहीं आती चीज़ की, तो मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल जो है वो इतना अच्छा नहीं है जितना प्रोफेशनल टीचर्स का होता है। तो अगर आपको समझ नहीं आती किसी चीज़ की, तो आप उसी वक्त मुझसे पूछ सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, यूटोपिया, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव एवरीथिंग, सब कुछ नहीं हो सकता। इन रिस्पॉन्स सोसाइटी मस्ट मेक डिसीजंस टू मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट इट कैन विद व्हाट रिसोर्सेज इट हैज। अब वो क्या कहता है कि इस जबकि हमारे पास सब कुछ नहीं हो सकता, तो हमें डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है कि हम इस चीज़ को देखें कि हमारे पास जो कुछ है उससे हम बेहतरीन चीज़ क्या खरीद सकते हैं। मेरे पास अगर 4 लाख हैं तो मैं 4 लाख वाली अच्छे से अच्छी गाड़ी ले सकता हूँ। मुझे अब ज़रूरत नहीं है कि मैं 1 लाख की कोई कितने घटिया सी सेकंड हैंड गाड़ी लूँ। मेरे पास 4 लाख है, मैं 4 लाख की बेहतरीन गाड़ी ले सकता हूँ, लेकिन मैं 8 लाख वाली गाड़ी उन 4 लाख से नहीं ले सकता। इस तरह के डिसीजंस करते हैं। वो कहता है दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड सब्जेक्टिव इशू। सब्जेक्टिव वो कहते हैं जिसके अंदर बायसनेस हो, फेवरेटिज्म हो, किसी की साइड ली जाती हो। सब्जेक्टिव इशू एंड रिक्वायर्स आंसर्स टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। किस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है? वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्टिव इशू, कौन सा इशू है? ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाला। और यहाँ पर कहते हैं रिक्वायर्स आंसर्स टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, ये आंसर मांगता है ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का, हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट इट इज फेयर एंड इक्विटेबल। एक जूते बनाने वाली कंपनी है, उसने जूते बना लिए हैं, लेकिन वो अब लोगों को किस तरीके से बेचे कि कितने लोगों के साथ इंसाफ हो,
उसके अपने साथ इंसाफ हो। अगला वो क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डू वी इंश्योर दैट द इंसेंटिव्स प्रमोट डिजायरेबल बिहेवियर। आपको अगर किसी ने BMBS पढ़ी हुई है तो कैश एज कितने एज अ मोटिव पढ़ा होगा। वो कहते हैं कि आप दूसरों को इंसेंटिव दें। आपके टीचर आपको कहते हैं कि जो बच्चा फर्स्ट आएगा मैं उसे 500 रुपये दूंगा। तो अब इस चीज को देखना है कि इस डिजायर, इस रिवॉर्ड जो है, इसका बच्चों पे वो असर पड़ता है जो हम चाह रहे हैं कि नहीं पड़ता, कुछ और करने की जरूरत है। उसके बाद वो कहता है हाउ डू वी मैनेज आवर स्केर्स रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल वे। सस्टेनेबल वे कहते हैं उस तरह जिससे हमारी कितने हमारा अपना बेड़ा गर्क ना हो जाए, सीधी सीधी बात जिसे हम कह सकते हैं। उस तरीके से हमने रिसोर्सेज को कितने यूज करना है जिस तरीके से हम अपना जो है वो भला सोच सकें, सस्टेन, अपने आप को सस्टेन कर सकें। ठीक हो गया। इन चीजों का आंसर हमें ढूंढना पड़ता है जब हम बात करते हैं अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। तो अब इनका आंसर हम कैसे ढूंढेंगे वो हम आगे चल के देखेंगे। जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे हमारे इनका आंसर हमारे जहन में खुद ही आता रहेगा। जैसे मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ ऑन द स्पॉट। हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट इट इज फेयर एंड इक्विटेबल। फेयर मतलब कि कहते हैं जस्टिफाइड हो, इक्विटेबल हो कि मुसावी हो। हम ऐसे करेंगे, एक ऐसी प्राइस अपने प्रोडक्ट की सेट करेंगे जो कि सबकी रीच में हो और वो हमारे साथ भी अपनी हमारी सारी कॉस्ट को कवर करे। ठीक है। और फिर जिनके पास वो पैसा कितने होगा, अब हमने अपनी कॉस्ट को देखा है, हमने उस कॉस्ट से थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस रख ली है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रखी कि लोग खरीद ना सकें। इतनी रख ली है कि जिनके पास पैसे हैं वो खरीद सकें। ठीक हो गया। उसके बाद हाउ डू वी इंश्योर दैट द इंसेंटिव्स प्रमोट डिजायरेबल बिहेवियर। हम मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हैं, फिस्कल पॉलिसी लगाते हैं, हमारा मकसद होता है कि लोगों के स्टैंडर्ड बेहतर हों। हमने एक पॉलिसी लगाई है लेकिन उससे स्टैंडर्ड बेहतर नहीं हुए तो हम कोई और पॉलिसी लगा के देख लेंगे। और थर्ड हम इस चीज़ को देखते हैं, हाउ डू वी मैनेज आवर रिसोर्सेज, स्केर्स रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल वे। सस्टेनेबल वे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने अपने रिसोर्सेज को अप्लाई करना है। अब लोगों को पता है कि अगर इस चीज़ को देखा क्या है, लोगों के पास अगर पैसे नहीं हैं तो वो चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर लोगों के पास पैसे नहीं हैं और वो फिर भी चीज़ें खरीदना शुरू कर दें, उधार लेना शुरू कर दें, तो उनका अपना जो फाइनेंशियल पोजीशन है उनकी वो बिगड़ जाएगी। तो खुद को सस्टेन रखना है और ऐसे डिसीजंस लेने हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लें, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप सब्र कर लें। इस चीज को सोचना। उसके बाद कहता है देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ डिफरेंट ओपिनियन। ये मतलब मजमूए को कहते हैं, डिफरेंट ओपिनियन ऑन हाउ टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन एन इनुमरेट वे दैट इट रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ। जैसे ही कितने इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक आती है, अब ये जो 3 क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है, हो सकता है कोई और इंसान इनका आंसर कुछ और दे। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पे बेस करती है। ये मेरे ओपिनियंस थे, किसी के ओपिनियन अलग हो सकते हैं। उस पे ही एक कहते हैं देयर इज अ जोक दैट सेज इफ यू पुट 10 इकोनॉमिस्ट इन अ रूम यू विल गेट 11 डिफरेंट ओपिनियंस। हर इकोनॉमिस्ट की अलग अलग ओपिनियन होती है एंड it is not necessary for every economist to have the same opinion because human psychology different होती है। कुछ economist जो है उनका human behavior towards a specific something is different, इसलिए different opinion होना कितना ठीक है। This does not mean that the economists are stupid or the study of economics is worthless. Rather, it indicates that the economists are trying to provide guidance on a complex issue that exists in a complex and dynamic environment. अब ऐसे environment हैं जो कि human behavior को डिस्कस करता है, इसलिए जो ओपिनियंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि इकोनॉमिक्स में कोई झगड़े डालने वाला कोई सब्जेक्ट है या ये कोई फजूल सब्जेक्ट है। इसमें ऐसा है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है जिसके मुख्तलिफ आंसर्स निकल सकते हैं और हर आंसर ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हर कितने एक ही आंसर ठीक है बाकी सारे गलत हैं, जैसे मैथ में होता है। हर आंसर ठीक है। दैट सेज
that there are many things that economists agree on, कुछ चीज़ें हैं जिस पे एग्री करते हैं, जैसे कि बताया था कि अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड कितने रिसोर्सेज, इस पे सब एग्री करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिन पे एग्री नहीं किए जाते, जैसा कि मटेरियल रिक्विजिट्स वाला जो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था, उस पर एग्री नहीं किया गया था। कितने इमटेरियल भी चीज़ें होती हैं, सर्विसेज होती हैं, there is often just one way of correctly reaching a conclusion based on the evidence represented before you. Nevertheless, disagreements are numerous, and in cases where there is conflict of opinion, both will be presented. जैसे ही कि अब हमारी इकोनॉमी अगर तो कोई साइंस की तरह होती कि दो हाइड्रोजन के आइटम और एक ऑक्सीजन का आइटम मिलाते तो हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाती, ऐसा होता तो हमारी इकोनॉमी बेहतर होती। लेकिन आपने इस चीज़ को सुना होगा कि कितने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के कितने जो एमफिल इकोनॉमिक्स या एमए इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, वो कभी कभी जाते हैं शोज़ पे, जाते हैं वहाँ पे जाके अपना बजट पेश करते हैं और बताते हैं कि ये कुछ होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ये कितनी चीज़ सामने आती है कि मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं जो कि मुख्तलिफ सिचुएशंस की बेस पर दिए गए हैं और वो सब प्रेजेंट होने चाहिए, उसके अंदर से बेहतर को चूज़ किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आंसर ठीक है और बाकी गलत हैं। जो बेस्ट उस वक्त कितने हैं सिचुएशन के साथ आंसर मैच करेगा उसको ऑप्ट कर लिया जाएगा, और जो आंसर को मैच नहीं करेगा बेस्ट तरीके से उसको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद हाउ इकोनॉमिक्स इज स्टडीड, आपने इकोनॉमिक्स को कैसे स्टडी करना है, आपने इसको लिख के याद करना है, आपने इसके पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना है, आपने इसके क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है, और मुझसे आपने एक प्रैक्टिस किट लेनी है और उसको आपने सॉल्व करना है। आपने इसके न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपने इसके एमसीक्यूज को बहुत अच्छी तरीके से देखना है। लेकिन यहाँ पे उस इकोनॉमिक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि ओवरऑल इकोनॉमिक्स जो है उसको कैसे अप्रोच किया जाता है। इकोनॉमिक्स सीक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट इन वर्ल्ड। अब जो दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको कहते हैं देखा जाता है कि उन प्रॉब्लम्स क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं, एक सोल्यूशन ढूंढने का सबसे पहला स्टेप होता है वो रियलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम होता है। इस चीज़ को सोचना होता है कि कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है प्रॉब्लम, तो इसका सोल्यूशन है। अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या पागलों की तरह बंदा सोल्यूशन को ढूंढता रहे जब प्रॉब्लम है ही कोई नहीं। तो प्रॉब्लम को हमने एक्नॉलेज करना है कि एक प्रॉब्लम है। उसके बाद however the world is a complex place meaning it is rarely possible to conduct scientifically fair experiments। ठीक हो गया। अब इस चीज़ को तो सोचा जा सकता है कि दो हाइड्रोजन के आइटम एक ऑक्सीजन का आइटम मिलाएं तो पानी बन जाए, लेकिन जो लोग मर्दमशुमारी में झूठ बोलते हैं उन लोगों पे एतबार करके तो हम जो ह्यूमन काइंड की ह्यूमन बिहेवियर की स्टडीज़ हैं उनको कैसे सही तरीके से कंडक्ट करें। वो कहते हैं अ साइंटिस्ट कैन इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम साइंटिफिकली, a food biologist might be interested in how the new fertilizer may improve crop yield। अब ये नहीं हो सकता कि क्रॉप यील्ड, ये नहीं हो सकता कि कहते हैं जो एक खेत है वो फार्मर से मुतक्का लगा के बैठ जाए कि आप जितनी मर्जी खाद डाल लें, मैंने यहाँ से कुछ नहीं उगाना। नहीं, वो उसके ऊपर खाद डालेगा, कुछ ना कुछ उग जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिस्ट इस चीज़ के ऊपर नहीं कर सकता। इकोनॉमिस्ट ने देखना है कि किस वक्त क्या चीज़ बेहतर है, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना बेहतर है या अब इंटरेस्ट रेट कम करना बेहतर है। इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं वो आप आगे जाके पढ़ेंगे जब आप इन्वेस्टमेंट को पढ़ेंगे। एज एन अल्टरनेटिव अप्रोच इकोनॉमिस्ट कंस्ट्रक्ट मॉडल्स टू ट्राई टू गेन इनसाइट इनटू वर्किंग्स ऑफ एनी इकोनॉमी। वो देखता है, अब कितने जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर साइकोलॉजी को पूरी तरीके से जामे तरीके से रिसर्च करके उसके ऊपर एक डेफिनेशन बनाई जाए तो वो एक डेफिनेशन उसी बंदे पे अप्लाई होगी जिसको रिसर्च किया गया था। यहाँ पे भी वो यही कहता है कि एक इकोनॉमी को कितने स्टडी करके तो फिर उसके हिसाब से उन लॉज को अप्लाई किया जाता है। हर इकोनॉमी पे सेम रूल्स अप्लाई नहीं होते। For example, if an economist is interested in a market of corn, he will be looking to test only a certain aspect of market। अब वो इंटरेस्टेड ही कॉर्न में है तो वो सिर्फ कॉर्न मार्केट को ही देखेगा, या वो किसी और वो फिल्म इंडस्ट्री को देख सकता है क्योंकि वहाँ पे पॉपकॉर्न की काफ़ी कितने डिमांड वगैरह होती है, इस चीज़ को देख सकता है। लेकिन वो आउट ऑफ द वे जाके बनाना इंडस्ट्री या कितने डेयरी फार्म वगैरह इन चीज़ों को नहीं देखेगा, वो सिर्फ कॉर्न को देखेगा।
While this is evidently not necessarily a fully accurate representation of corn market, it allows the economist to test what might happen if conditions change. अब यहाँ पे मैं आपको ऑडिट का रेफरेंस देता हूँ, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस का, जो कि प्रोवाइड नहीं की जा सकती, 100% एरर्स को रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से यहाँ पे भी वो कहता है कि आपकी कौन मार्केट है, अगर तो वो इकोनॉमिस्ट दुनिया की हर मार्केट की रिसर्च करके उसके बाद कौन को देखे तो वो अच्छी तरीके से कर सकता है, लेकिन वो देखेगा एक कितने हैं लिमिटेड एस्पेक्ट ऑफ मार्केट को देखेगा, तो उसके बाद जो वो कितने हैं रिजल्ट निकालेगा वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, बट इट विल प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू, इट विल प्रोवाइड अ प्रेजेंटेबल लुक, जिससे कुछ डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। So conceptually, it may help to think of a process in following way. The topography of the world is immensely complex. वो कहता है कि आप इस तरीके से देखें कि एक दुनिया जो है, वहाँ के लोग, वहाँ का रहन सहन, ये सब चीज़ें बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो इस चीज़ को पूरी तरीके से स्टडी करना मुश्किल है। तो इकोनॉमिस्ट जो हैं वो सैम्पलिंग की बेसिस पे, जैसे आपने स्टैट्स में पढ़ा था, स्टैट्स इज ऑल्सो अ फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, तो स्टैट्स में हमने सैम्पलिंग पढ़ा था, वो चीज़ यहाँ पे की जाती है। इकोनॉमिस्ट लुक टू ड्रॉ सिंप्लीफाइड मैप्स ऑफ द वर्ल्ड टू टेस्ट वेरियस थ्योरीज अबाउट इट। वो कहते हैं कि हाँ, यहाँ इस एरिया में ये थ्योरी अप्लाई होगी, इस तरीके को ऐसे अप्लाई करना है, और फिर उसकी सैम्पलिंग, फिर उसकी टेस्टिंग वगैरह की जाती है। लेकिन वही थ्योरी हो सकता है दूसरी जगहों पे अप्लाई हो भी नहीं सकती और लोग करते भी नहीं। These maps will be different for each economist. अब ये कैसे, हर एक का अपना ओपिनियन हो सकता है कि हाँ यहाँ के लोग ऐसे हैं, कोई कह सकता है वहाँ के लोग ऐसे हैं। जैसे कि लोग पूछते हैं कौन सा कॉलेज जो है, कौन सी एकेडमी, कौन सा स्कूल बेहतर है सीए के लिए, हर एक का अपना ओपिनियन है। कुछ को राइज अच्छा लगता है, कुछ को पैक अच्छा लगता है, कुछ को स्कैन अच्छा लगता है, कुछ को कैप्स अच्छा लगता है। तो ये अलग अलग चीज़ है, अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग अप्रोच है। इसी तरीके से अलग अलग इकोनॉमिस्ट की भी अलग अलग अप्रोच है चीज़ों को लेके। एंड व्हाट शुड एंड शुडंट बी इंक्लूडेड, कुछ लोगों को एक बहुत अच्छे टीचर हैं वो अच्छे नहीं लगते, कुछ लोगों को वो अच्छे लगते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं इकोनॉमिस्ट भी अपने जो मैप्स हैं उनको अलग तरीके से देखते हैं, उनको अलग बायसनेस के साथ देखते हैं, सब्जेक्टिवली, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था उसके अंदर फेवरेटिज्म शामिल होता है। वो अपनी सोच के मुताबिक उस चीज़ को असेस करते हैं, मैप्स को असेस करते हैं, और उसके बाद इस चीज़ को देखते हैं कि आया वो उस जगह को कैसे अप्रोच करेंगे, उसकी इकोनॉमी को कैसे अप्रोच करेंगे। ऑलवेज ट्राई टू थिंक ऑफ एन इकोनॉमिक थ्योरी in terms of how it is a representation of the real world and consider where debate might come in terms of its applicability. ठीक है, यहाँ पे वो कहता है कि हमने उस मैप को देखना है, फिर उसके बाद उस दुनिया एक्चुअल वर्ल्ड का अंदाज़ा लगाना है कि क्या वाकई ऐसी दुनिया में अब लॉ अप्लाई होता है। यहाँ पे आपको फिर वही लॉ की मैं मिसाल दूंगा। कुछ कितने हैं इस चीज़ को सोचने कितने हैं, अगर जहन से भी सोचें, दिमाग से सोचें, थोड़ी सी अकल लड़ाएं, तो अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो खर्च करेगा, किसी के पास पैसे नहीं है तो वो नहीं खर्च करेगा। जितने पैसे हैं उतनी चीज़ें खरीदेगा, जितने फिर उसके पास ख़त्म हो जाएंगे तो वो और नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर किसी जगह पे ये चीज़ नहीं अप्लाई होती, वो कहते हैं कि अगर पैसे नहीं हैं तो उधार लेकर भी खर्च करने हैं, लेकिन खर्च करने ज़रूर हैं, वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई ही नहीं होगी। हालांकि ये बहुत कहते हैं ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सली अप्लाई होती है, कुछ कुछ जगहें वहाँ पे नहीं होती। जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, महीने के पहले कुछ दिन हैं, वहाँ पहले कुछ दिनों में ये लॉ अप्लाई नहीं होता। क्यों? सैलरी नई नई आती है, लोग अप्लाई कहते हैं खरीदना शुरू करते हैं, उस वक्त लोगों के पास परचेजिंग पावर होती है। लेकिन जैसे जैसे महीने का एंड आता रहता है, सैलरी कम होती रहती है, जेब से पैसा निकलता रहता है, तो वही चीज़ कुछ दिन बाद लोगों की डिमांड से बाहर हो जाती है। तो इस चीज़ को हमने देखना है कि हर चीज़ वैसी की वैसी सारी जगह पे अप्लाई नहीं हो जाती, और किस तरीके से अप्लाई होती है। साल के महीने के एंड वाले दिनों में चीज़ अप्लाई नहीं होती, ईद आने वाली हो, रमज़ान आए, ये चीज़ अप्लाई हो कहते हैं नहीं होती, लोगों के पास पैसे हो ना हो, कस्टम है तो उन्होंने ख़रीदना ही ख़रीदना है, उन्होंने शॉपिंग करनी है। तो इस चीज़ को देखना है। ओवरऑल मैं अगर आपको इस टॉपिक का ओवरव्यू एक दूं, तो वो कहता है कि इकोनॉमिक्स जो है
वो कितने एनालिसिस करते हैं एक इकोनॉमी का, वहाँ पे देखते हैं कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, फिर उसके बाद उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि क्या जो मैंने इस चीज़ को देखा है कि ऐसा बिहेवियर है, क्या वो मेरे एक्सपेरिमेंट पे भी ऐसा बिहेवियर देते हैं। उसके बाद वहाँ पे उस एरिया में जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे मार्क कर लिया जाता है कि यहाँ के लोग ऐसे हैं, फिर वहाँ से स्टीरियोटाइप्स वगैरह बनते हैं। उसके बाद ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ये लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, और इसके बाद इंशाल्लाह हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे। ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स क्या हैं, मैं आपको तो कितने वैसे बताऊं, दो ब्रांचेज हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो मींस अ मिलियंथ पार्ट ऑफ एनीथिंग, मिलियंथ पार्ट ऑफ एनीथिंग, माइक्रो का मतलब है मिलियंथ पार्ट यानी छोटा, एज अपोज टू दिस मैक्रो का मतलब है बड़ा। अब वो क्या कहता है, माइक्रो और मैक्रो में द डिटेल स्टडी ऑफ डिसीजन ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड, इस चीज़ को छोड़ते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ टेबल से आके पढ़ना शुरू करते हैं। कहते हैं डेरिवेशन ऑफ द टर्म माइक्रो इज अ ग्रीक वर्ड फॉर स्मॉल, मैक्रो इज अ ग्रीक वर्ड फॉर लार्ज। यहाँ पे आपने मिलियन पार्ट लिख देना है, क्योंकि आपको पेपर में जब आएगा तो आपने वो टेबल बनाना है, तो आप टेबल से डायरेक्ट समझें इस चीज़ को। डेरिवेशन आपको पता लग गया, डील्स विद मार्केट्स या इकोनॉमी इन एग्रीगेट। मार्केट्स में क्या आता है, एक इंसान को डील कर लिया गया, एक बंदा मार्केट गया, उसने जाके डील किया, वो मार्केट वाला और आपका कस्टमर, ये दो अलग अलग थे, इनको एज एन अलग अलग बंदा ट्रीट कर लिया। लेकिन इकोनॉमी एज अ होल मैक्रो में जो सर्च की जाती है वो इकोनॉमी एज अ होल, कैसे, पाकिस्तान की इकोनॉमी। अब यहाँ पे जितने लोग हैं सारों को एक साथ देखा जा रहा है, तो माइनॉरिटीज जहाँ पे जो हैं, जो कि एक तबका हो सकता है कि जो कितने जिसपे लॉ अप्लाई ही ना करते हो इकोनॉमिक्स के, वो भी इस चीज़ में शामिल हो जाएगा, लेकिन एज एन इंडिविजुअल उसको नहीं देखा जाएगा। तो इस चीज़ को हमने देखना है कि इंडिविजुअल बंदे को, एक बंदे को देखा जाए, बेचने वाले को, खरीदने वाले को, तो वो आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर हम देखें कि पूरी इकोनॉमी को हमने कितने एक साथ देखना है, तो वो आपका आता है मैक्रो के अंदर। फिर उसके बाद पूछता है फोकसेस, फोकसेस मतलब उसका स्कोप क्या है, वो किस चीज को कवर करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज को कवर करता है, द बिहेवियर, हर चीज के इकोनॉमिक्स है बिहेवियर को करेगी। क्या, हाउ दे मेक चॉइसेस, कौन चॉइसेस ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स हाउस होल्ड एंड फर्म। कस्टमर्स और हाउस होल्ड एक ही चीज आ जाती है। फर्म्स को देखते हैं, फर्म्स मतलब कि यहाँ पे कंपनीज का लफ्ज आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ चीजें हैं जो आप चीज को देखेंगे, जैसा कि आप बिजनेस का लफ्ज, कंपनी का लफ्ज इकोनॉमिक्स में कभी यूज नहीं करते, आप सिर्फ यूज करते हैं फर्म का लफ्ज। इसी तरीके से आप कितने कंपनी का लफ्ज यूज करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, आप बिजनेस का लफ्ज यूज करते हैं कितने मुख्तलिफ कितने स्टडीज हैं जहाँ पे मुख्तलिफ वर्ड्स को यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखना है। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज किया जाता है BMBS में, वहाँ पे कंपनी यूज नहीं किया जाता, ऐसे ही यहाँ पे फर्म यूज किया जाता है। ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनका आपने ज़रूर ख्याल रखना है। पेपर करते हुए भी ये प्रोफेशनल लुक देंगे। अगर आप फर्म की जगह कंपनी लिखाते हैं पेपर में, इट इज़ अ वेरी ह्यूज ब्लंडर। वो उस चीज़ को पकड़ लेगा कि आपकी बेस ही कमज़ोर है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने फर्म का लफ्ज़ लिखना है। ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स हाउस होल्ड एंड फर्म, इंडिविजुअल कस्टमर्स एक बंदा, मैं मार्केट चला जाता हूँ, हाउस होल्ड मैं कहते हैं अपने बड़े भाई के साथ चला जाता हूँ मार्केट, या फर्म वो अगला जो मुझे बेच रहा है वो एक फर्म। गवर्नमेंट पॉलिसीज, यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ आप सेंट्रल बैंक की पॉलिसी भी लिख सकते हैं, इसके स्कोप में आता है। इधर आप इकोनॉमी, होल इकोनॉमी भी लिख सकते हैं। उसके बाद टिपिकल क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिटरमिन्स द प्राइस ऑफ राइस। यहाँ पे आप प्राइस ऑफ राइस की जगह व्हाट डिटरमिन्स द प्राइस लिख सकते हैं सिर्फ। क्यों, प्राइस ऑफ राइस करेंगे स्पेसिफिक चीज हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ चावल की प्राइस को देखना है, नहीं, आपने हर चीज की प्राइस को देखना है। लेकिन प्राइस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लिखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो बता देगा आपको फिर एक चीज की प्राइस के बारे में आपने करना है, वो प्राइस चीज कोई भी हो सकती है। उसके बाद वो क्या कहता है, व्हाट विल हैपन टू डिमांड इफ प्राइस फॉल्स। अगर प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैंने आपको पहले बताया था,
अगर किसी चीज़ की कीमत कम हो जाती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। वट विल हैपन टू सप्लाई इफ प्राइस इंक्रीजेज, प्राइस इंक्रीज करने तो सप्लाई की, ये चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे जब लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई पढ़ेंगे। अभी तक आपने सिर्फ क्वेश्चंस को देखना है। उसके बाद वो कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ है। What will happen to inflation if interest rates rise? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन्फ्लेशन में आपको एक सरसरी सा इसकी डेफिनेशन बता दूं, प्राइसेस का लेवल बढ़ जाए तो कहते हैं कि इन्फ्लेशन हो गई है। अब इंटरेस्ट रेट जो कहते हैं सूद, जो कि लोन लेते वक्त कितने होता है, आप बैंक में पैसे जमा करवाएं उसके ऊपर जो आपको मिलता है, इन पे अगर ये इंक्रीज कर जाएं तो महंगाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक चीज, हाउ कैन अनएम्प्लॉयमेंट बी रिड्यूस्ड, लोगों की बेरोजगारी जो है इसको कम कैसे किया जा सकता है। हाउ कैन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बी इम्प्रूव्ड, जो आपको सबसे पहले मैंने बताया था इकोनॉमिक्स का जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ का कहते हैं जो टॉपिक है, वो ये कहता है कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होने चाहिए, लोग अच्छी कितने जिंदगी गुजार रहे हों, अच्छा रहन सहन हो। उसके बाद यहाँ पे भी सेम चीज़ है, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बता देगा, एंड लिमिटेशन, फिर स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके बाद लिमिटेशन। ये आपने ऐसे तैयार नहीं करना, ऐसे आपने पेपर में नहीं लिखना। जैसा कि आपने यहाँ पे डेविएशन कितने डेरिवेशन देखा है, डील्स विद फोकसेस एंड टिपिकल क्वेश्चन, वैसे ही आपने स्कोप लिखना है और ये लिखना है, फिर इंपॉर्टेंस लिखना है और ये लिखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स की जगह पे, फिर उसके बाद आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के जगह पे उसका स्कोप और उसकी लिमिटेशंस लिखनी है। ये सब कुछ आपने टेबुलर फॉर्म में करना है, टेबल बना के करना है, बुलेट की फॉर्म में आपने नहीं लिखना। वो क्या कहता है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस प्रूव्स टू बी द ग्रेट हेल्प इन एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ लिमिटेड and scarce resources. It helps the state allocate its resources among the competing ends in a way that promotes economic efficiency and ensures all round growth and stability of economy. आपने सीधा सीधा सिर्फ ये करना है। इसके बाद आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट करके बताता हूँ। It explains how a free enterprise economy functions and discusses how the goods and services produced in an economy are distributed. It also helps in determining the price of goods and services. ठीक हो गया, price of products and factors output. फैक्टर्स आउटपुट फैक्टर इनपुट कहते हैं। ये फैक्टर इनपुट जो है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो पहले दिन आपको बताए थे वो आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसे रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। वो थे लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्रेन्योर। उसके बाद क्या था, it constructs basic and simple economic model that are important for understanding the real world phenomena। ठीक है, इसको छोटा सा करके आप ये लिख सकते हैं, स्कोप में आप लिख सकते हैं यही चीज। अगर वो स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछे तो आपने सिर्फ इतना लिखना है, लेकिन अगर वो पूछे कि सारा डिफरेंस पूछे तो आपने साथ लिख के स्कोप में लिखना है द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू एन इंडिविजुअल कस्टमर शेयर कितने हाउस होल्ड फर्म या इंडिविजुअल एजेंट ऑफ इकोनॉमी। अब एजेंट ऑफ इकोनॉमी क्या है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखें तो वो उसमें ये लिख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंस है उसकी। अगर तो वो आपसे, मैं आपको दोबारा बता दूं, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस का ही क्वेश्चन पूछता है तो आपने इसको ऐसे लिखना है, लेकिन वो अगर डिफरेंस पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपने टेबल बनाना है। जब भी वो डिफरेंस पूछेगा आपने टेबल बना देना है। इकोनॉमिक्स में आपने ऐसे ही करना है, बाकी सब्जेक्ट्स को अलग तरीके से आप करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स को आपने ऐसे ही करना है। इसको आप लिख सकते हैं कि कितने द स्कोप जो है उसके अंदर लिख सकते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज को इंडिविजुअल लेवल या छोटे लेवल पे अगर हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को देखें वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है, और इम्पोर्टेंस को देखें तो उसमें एलोकेशन ऑफ प्राइसेस, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट इन अ फ्री मार्केट आ जाता है। ये फ्री मार्केट को छोड़ दें, सिर्फ इतना लिख दें, और उसके अलावा आप इम्पोर्टेंस में ये लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे बेटर लिविंग स्टैंडर्ड कैसे आता है, इंडिविजुअल लेवल पे। लिमिटेशन में माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डज नॉट प्रोवाइड अ क्लियर आइडिया इन रिलेशन टू ओवरऑल फंक्शनिंग।
क्यों? क्योंकि एक इकोनॉमी को डिस्कस ही नहीं किया जाता, यहाँ पे डिस्कस किया जाता है सिर्फ एक इंडिविजुअल को। A decision might be useful in case of a single unit. एक यूनिट जब हम यूज करेंगे, यानी एक यूनिट में एक आदमी आ सकता है, सिंगल इंडिविजुअल, तो ये ठीक हो सकता है, बट नॉट इन केस ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या? पूरी इकोनॉमी को साथ लेके चला जाए। इंडिविजुअल सेविंग में भी गुड, एक बंदा सेव कर रहा है तो अच्छी बात है, सारी दुनिया सेव करना शुरू कर देगी तो आपका जीडीपी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि कितने एक बंदा सेव कर रहा है तो इट्स अ गुड थिंग, लेकिन अगर सारे लोग इसी चीज को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इट वुड इम्पैक्ट इन ओवरऑल डिमांड रेंडरिंग इट लो कॉस्ट। ये आप बाद में पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपने बस इतना लिख देना है कि माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जो है, जब आप बाद में पढ़ेंगे, जब आप आगे जाके एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई या माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद आप ये सारा लिख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट लेवल पे, जिस लेवल पे आप हैं, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास टेस्ट में ये सारा कुछ लिखें। आप थोड़ा लिख सकते हैं और बाद में जाके आप इस चीज़ को रिफाइन कर सकते हैं जैसे जैसे आप पढ़ें। उसके बाद कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम फुल एम्प्लॉयमेंट इन सोसाइटी विच इज़ एन अनरियलिस्टिक अजम्पशन। वो कहता है कि हर एक आदमी जिसकी बात की जाती है वो एम्प्लॉयड है, लेकिन हर आदमी की बात नहीं की जाती, एक आदमी की बात की जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर उस एक आदमी को हम पूरी इकोनॉमी समझें तो इसका मतलब है पूरी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, हर बंदा एम्प्लॉयड है। ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई अनएम्प्लॉयड जरूर होता है। अगर आपको कहते हैं, आप खुद को देख लें, अगर आपको जॉब नहीं कर रहे, आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अनएम्प्लॉयड हैं। Keynes says to assume full employment is to assume our difficulties away। यही बात है। कीन्स, मैंने आपको उस वक्त बताया था, न्यूटन ऑफ इकोनॉमिक्स अगर किसी को कहा जाता है तो वो कीन्स है। इसने इजाद की थी मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो कब की थी वो इस चीज़ से रेलिवेंट नहीं है। ये ग्रेट डिप्रेशन ऑफ कितने यूके आया था, उस वक्त कहते हैं सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझा जाता था। उस डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए कीन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं इंट्रोड्यूस करवाया था कि एक इकोनॉमी को वैसे नहीं चलाया जा सकता जैसा कि एक कितने इंडिविजुअल चीज को चलाया जा सकता है। तो कितने टू अज्यूम फुल एम्प्लॉयमेंट इज टू अज्यूम आवर डिफिकल्टीज अवे। वो कहता है कि इस चीज को सोचा ही नहीं जा सकता कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। उसके बाद वो कहता है स्कोप एंड इकोनॉमिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3 गोल्स हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी। यहाँ पे वो भी आता है, एक चौथा गोल भी आता है जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी होता है। ये मैक्रो इकोनॉमिक के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर वो आपसे सिर्फ इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स पूछे तो आपने ये वाले लिखने हैं जो यहाँ पर पेज नंबर 7 में है, अगर वो सिर्फ आपसे इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स पूछे। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है मैक्रो इकोनॉमिक के ऑब्जेक्टिव्स तो आपने ये 4 लिखने हैं। चौथा आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी और कितने कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, लेकिन वो इसी का पार्ट कहलाता है। इसके अलावा एक चौथा ऑब्जेक्टिव आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबल रखना। Macroeconomics has 3 key goals: full employment, economic growth, price stability. Full employment ensures the allocation of jobs to all those willing to work। सब लोग जो काम कर रहे हों, वो कितने सब लोग काम कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के करीब जाया जा सकता है। कुछ आप इसके बाद किसी ने BMBS पढ़ी हुई है, इसी में किसी ने अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स पढ़ी हुई हैं, तो उसमें एक आता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग काम ही नहीं करना चाहते, कुछ लोग हैं ही हड हराम, उन्होंने घर बैठना है, वो इस चीज में नहीं आते। इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर्स द राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? लोगों का रहन सहन बेहतर हो जाए, लोग अच्छा कितने पहनना ओढ़ना बिछोना सब कुछ अच्छा कर लें। प्राइस स्टेबिलिटी, स्टेबल प्राइसेस। स्टेबल प्राइसेस का क्या मतलब है कि आपकी प्राइस सुबह और शाम को और इस तरह की चीज नहीं, एक प्राइस में स्टेबिलिटी आए तो इकोनॉमी बेहतर कहलाती है। द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स contributes to solving the problems of unemployment, inflation rate, economic instability, economic growth by ways of devising
इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये उसने बहुत इंग्लिश मार ली है। हम इस चीज़ को छोटा कर देते हैं कि इकोनॉमिक जो कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस चीज़ की तरफ कंट्रीब्यूट करती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करती है, इन्फ्लेशन रेट्स को कंट्रोल करती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को कम करती है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा देती है। और कैसे करती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू। अब इस चीज़ को आप जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वो लिमिटेशन पूछ रहा है, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स the aggregate behavior is focal point but what is true for economy might not be true for the individual। अब यही मैंने आपको बताया था कि अगर एक कितने पर्सन लिविंग इन अ सोसाइटी वो इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक का हिस्सा नहीं है, एक इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, मैक्रो लेवल पे वो इकोनॉमी का हिस्सा हो सकता है, तो इसका मतलब है कि मैक्रो लेवल पे जो कि लॉज आप पढ़ रहे हैं वो उस इंसान पे भी पढ़ सकते हैं जो कि इकोनॉमी का हिस्सा ही नहीं है। तो यहाँ पे वो कहता है कि हर चीज जो कि एक कॉम को बासियत एक कॉम करनी चाहिए वो एक इंडिविजुअल करके फंस सकता है। जैसा कि एक इंडिविजुअल सेव करके करे और पूरी कॉम सेव करे तो पूरी कॉम का सेव करना खसारे में जाता है। इसी तरीके से एज अ कॉम अगर कोई डिसीजन किया जाता है वो एक इंडिविजुअल करे तो वो गलत हो सकता है। कैसे, इंक्रीजिंग द नेशनल सेविंग एट एक्सपेंस ऑफ इंडिविजुअल वेलफेयर इज नॉट एट ऑल अ प्रूडेंट पॉलिसी। इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे इंडिविजुअल सेव नहीं कर रहे, यहाँ पे एक नेशन सेव कर रही है। और सेव कैसे कर रही है, उन्होंने अपने घर में पैसे रखे हैं, गवर्नमेंट ने भी अपने घर पे पैसे रखे हुए हैं। तो गवर्नमेंट अगर अपने घर पे पैसे रखे तो इसका मतलब है कि वो तनख्वाहें नहीं देगी। अब तनख्वाहें नहीं देंगी तो लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे, इकोनॉमिक इन कितने जो है वो रिसेशन की तरफ चले जाएंगे, जो आजकल हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, लोगों को इनकम नहीं मिल रही, तो ये वेलफेयर कितने हैं के खिलाफ है बिल्कुल। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स टेक्स द एग्रीगेट एज होमोजेनस इग्नोरिंग द इंटरनल कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर। मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या कहते हैं, अब मैं अगर एक बच्चे की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया था गुड्स और सर्विसेज मिला के कमोडिटीज बन जाती हैं, बच्चे बच्चियां मिला के स्टूडेंट्स बन जाते हैं। अब मैं एक स्टूडेंट की बात करूं और मैं कहूं कि ये बहुत ज़हीन है और मैं कहूं कि पूरी क्लास बहुत ज़हीन है, तो उसके अंदर एक नालायक बच्चा, उसको मैंने ज़हीन कह दिया, उससे मैं एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ गया। ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। या एक बच्चे की कितने कहूँ कि ये नालायक है और मैं उसके बेस पे सारी क्लास को नालायक कह दूँ, तो वहाँ पे अक्लमंद बच्चे जो हैं वो भी बैठे हुए हैं, उनके साथ जाती है ये। तो ये चीज़ है जिस जो कितने जो कि सारों को एक बराबर कर देती है, हालांकि एक बराबर नहीं है। होमोजेनियस इग्नोरिंग द इंटरनल कॉम्पोजिशन, वो कहें कि सारे के सारे इंटरनल कॉम्पोजिशन मतलब जिस चीज़ को मिल के एक इकॉनमी बनती है वो चीज़ बराबर है, लेकिन वो बराबर नहीं है। क्यों, कुछ सेक्टर्स अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। एवरेज वेज ऑफ अ कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द सम ऑफ टोटल ऑफ वेजेस इन इन ऑक्यूपेशन। कैसे, एक कितने मजदूर है उसकी तनख्वाह को कैसे डिटरमिन किया जाएगा, कितने पूरे पाकिस्तान में 100 मजदूर हैं, उन 100 मजदूरों की एग्रीगेट मतलब कि एवरेज ले ली जाए, सारों की तनख्वाहों को मिला के 100 पे डिवाइड कर दें तो आती है 15,000। तो वो हमने मिनिमम वेज रेट बना दी। अब हो सकता है कि उसमें से कोई बंदा 5 रुपए ले रहा हो सकता है कोई एक मजदूर जो है वो लाखों में ले रहा हो, लेकिन हमने वो सारों को मिला के 15,000 एवरेज बना दिया है। तो वो नेशनल लेवल पे चीज़ चल सकती है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं चल सकती, एक कितने इंडिविजुअल लेवल पे वो चीज़ नहीं चल सकती। ठीक है, हम इस चीज़ को ये नहीं कह सकते वो सारे फिर बराबर हैं। वो मजदूरों के अंदर, अब जब लेबर की बात की जाती है तो उसके अंदर सब आ जाते हैं, टीचर्स भी आ जाते हैं, क्लीनर्स भी आ जाते हैं, टाइपिस्ट भी आ जाते हैं, क्लर्क्स आ जाते हैं। इन सब की सैलरी बराबर नहीं है, इन सब की वेजेस बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी इनको एवरेज करके जब किया जाए तो इस चीज़ में फ़र्क आ सकता है। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि होमोजेनस कॉम्पोजिशन नहीं है, टीचर ज़्यादा कमा रहे हैं, पियन कम कमा रहे हैं। यहाँ पे इकोनॉमी किस चीज़ से कंसिस्ट करती है, फ्रॉम कैपिटल पी टू स्मॉल पी हर किस्म के लोग हैं। कैपिटल पी मतलब प्रेसिडेंट और स्मॉल पी मतलब पीएन, इसके दरमियान सारे लोग बीच में आ जाते हैं जो कि अपनी तनख्वाह ले रहे हैं ऑन सर्विस बेसिस। लेकिन उन सारों को एग्रीगेट किया जाए तो एक ट्रू एंड फेयर ट्रू व्यू कहते हैं, जो मसावी कहते हैं जो पिक्चर है वो सामने नहीं आती। क्यों, क्योंकि कहते हैं सब लोग बराबर नहीं होते। इसलिए इस ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको समझ आ जाने चाहिए। बाकी मैं आपको बताऊं, ये अपने अल्फाज में बंदा लिख सकता है, इसके अंदर आई कैप की वर्डिंग की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, लेकिन
अगर वो आपसे ये पूछे कि मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं तो आपने यही लिखने हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो आपने ऊपर वाले लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पे इंडिपेंडेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। उसके बाद हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पेज अटेंशन to the interaction taking place between individual buyers, whereas macroeconomic focuses on the system as a whole। अब मैंने आपको बताया था, मैं बाजार जाता हूँ, मैं मार्केट प्लेस जाता हूँ, वहाँ पे जाके मैं लेट से मैं ख़रीदता हूँ आलू बुखारे। अब मेरा और उस आलू बुखारे बेचने वाले के दरमियान जो इंटरेक्शन है सिर्फ उसको फोकस किया जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हर चीज़ को किया जाएगा, पूरी इंडस्ट्री को बीच में लाया जाएगा, पूरी इकोनॉमी को बीच में स्टडी किया जाएगा। बोथ ऑफ दीज आर टू की सब फील्ड्स ऑफ मेजर डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे हमने पढ़ा था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं, इकोनॉमिक के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इकोनॉमी पे अप्लाई नहीं होते, और इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो पॉलिसीज हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे अप्लाई नहीं होती। इसलिए ये अलग अलग चीज़ है। अगर हम इंडिविजुअल को स्टडी करें तो हम माइक्रो को ही स्टडी करेंगे, उस पर हम मैक्रो के पॉलिसीज अप्लाई नहीं करेंगे। एंड सेम गोज फॉर द मैक्रो एज वेल। The above discussion clearly shows that neither of these two can serve the purpose alone। अब यहाँ पे कहते हैं कि एक अलग से हम हर इंडिविजुअल को लेके चलें तो ये चीज़ें बराबरी नहीं, कितने एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट में नहीं आ सकती कि ये अब सिर्फ माइक्रो को पढ़ लिया जाए तो मैक्रो को छोड़ दिया जाए, या मैक्रो को पढ़ लिया जाए माइक्रो को छोड़ दिया जाए। नहीं, ये अलग से कितने कुछ नहीं करती, ये एज इन दोनों को भी मिलाकर पढ़ा जाता है, क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको ब्रॉड कर दिया जाता है जब वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाती हैं। जैसे हम यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, एग्रीगेट डिमांड को पढ़ लिया जाता है तो वो मैक्रो में चला जाता है, सबको देख लिया जाता है। तो वो क्या कहता है, what is true for the individual actor might not be true for the aggregate, and what is true for the aggregate might not be true for the individual actor। ये अब एक्टर वो अदाकार नहीं है, ये कितने इकोनॉमिक के एक्टर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, ये अलग चीज है इसकी। This situation therefore calls for the need of integrating both the approaches together to get better understanding of how the overall economic system functions, how it is analyzed and how the issues can be addressed। हमने इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना है ताकि जहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज की जरूरत पड़े वहाँ पे माइक्रो लगाई जा सके, जहाँ पे मैक्रो की जरूरत पड़े वहाँ पे मैक्रो लगाई जा सके। और ये ऐसा नहीं है कि ये दो अलग अलग फील्ड्स हैं, जैसे इकोनॉमी कितने केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये दो अलग अलग फील्ड्स हैं, तो एक की चीज वहां दूसरी में नहीं लगाई जा सकती। यहाँ पे हर चीज इंटीग्रेटेड है माइक्रो और मैक्रो के दरमियान, और जो चीज हम माइक्रो में पढ़ें वो मैक्रो में भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन बिल्कुल वैसे नहीं हो सकती जैसे वो माइक्रो में होती है। एंड सेम गोज फॉर द मैक्रो एज वेल। इसलिए इन दोनों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है, इन दोनों को साथ साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। इस तरीके से अगर हम एक को छोड़ दें और दूसरी को पढ़ें तो दूसरी भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये आपका लेक्चर था आज का। हमने काफ़ी टॉपिक्स को कवर किया है, आप कितने आराम से इसको पढ़ें। आपने जो स्टडी टेक्स्ट है उसके ऊपर पढ़ना है, और जहाँ मसाइल वगैरह आते हैं, जहाँ जहाँ तो आपको कॉन्सेप्ट जहाँ आपका क्लियर है वहाँ तो अच्छी बात है। ये सारे का सारा टॉपिक जितना मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ पर आई कैप की वर्डिंग बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव्स जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बहुत मैटर करते हैं। ये आपने वही लिखने हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, सेम वर्डिंग ना सही लेकिन ऑब्जेक्टिव्स वही होने चाहिए। ठीक है, और कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको इन टॉपिक्स में कितने मार्क करवाए थे वो आपने वैसे ही लिखने हैं जैसे कि मैंने आपको मार्क करवाए थे। उसके अलावा बाकी सारा टॉपिक ये कंसेप्चुअल है, ये आपने पढ़ लेना है। आई कैप की बुक से आपने ज़रूर एक दफ़ा रीड करना है, इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, उसके बाद आप इसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें, अगर आपको इसमें कोई मसला हो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको अलग से ये सारा टॉपिक समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। आप दिन रात मुझे मैसेज करें, मैं अवेलेबल हूँ। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।